नमस्कार, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज गए हैं। शुरुआत कर रहे हैं दो बड़ी खबरें जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगातार आ रही हैं। चिंताजनक खबरें आ रही हैं। बारिश का प्रकोप जो है हिमाचल प्रदेश में अभी भी कहर बरपा रहा है। जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है और जो फ्लैश फ्लड्स हैं, यानी कि जो अभी उफनती नदियों के कारण, जो भारी बारिश के कारण जो जगह जगह पर बाढ़ आई है, उससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश से कई तरह से लोग प्रभावित हैं। बुरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश में अलग अलग घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला की ये तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समरहिंद में भूस्खलन की वजह से एक मंदिर ढह गया। मंदिर ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई। मंदिर के मलबे में अब तक 15 से 20 लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य इस वक्त वहां चल रहे हैं। वहीं हिमाचल के सोलन जिले में बारिश से भूस्खलन और बादल फटने से हालात बिगड़ गए हैं। इस हादसे में करीब 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। मंडी में 5 लोगों की जान चली गई है। मंडी में भारी बारिश और बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यहां सुकेती खंड में के इलाके में जो हाल है वो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रभावित है। आपको याद होगा, 1 महीने से लगातार जब से मानसून शुरू हुआ है, हिमाचल में ये परेशानियां लगातार चल रही हैं। भूस्खलन हो रहा है। कई जगह पर लोग बहुत बुरी तरह से फंसे थे। जब बाढ़ शुरुआत में आई थी तो हमने देखा था कि किस तरीके से मंडी, बुनतर और उसके बाद मनाली का जो पूरा रास्ता था उसमें किस तरीके से तबाही हुई थी। रिपोर्टिंग भी हम लोगों ने वहां से करी थी। लेकिन एक अभी की ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो पहले आपको दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी गोविंद ठाकुर ने सुकेती खंड से ये खबर भेजी है। वहां पर हालात इस वक्त गंभीर बने हुए हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सुकेती खड्ड है। सुकेती खड्ड जो सुंदरनगर से चलकर मंडी में जाकर ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। यही सुकेती खड्ड है जो बल को एक मिनी पंजाब के नाम से विख्यात कराया हुआ है। मिनी पंजाब का कहने का मतलब ये जो पूरी बल घाटी है ये बहुत ही उपजाऊ भूमि है और यहाँ पर गेहूँ और टमाटर और अन्य सब्जियों की पैदावार होने के नाते इस पूरी बल घाटी को मिनी पंजाब भी कहा जाता है। लेकिन जो ये सुकेती खड्ड है जो इसको मिनी पंजाब के नाम से मशहूर करती थी, कब ये जीवनदायिनी खड्ड जो है विनाशकारी रूप भी ले लेती है। आप देख सकते हैं कि इसका अब ये विकराट रूप नहीं लग रहा कि ये एक सुकेती खड्ड है। सुकेती खड्ड किसी बड़ी नदी, झील या सागर की तरह अब फैली हुई है और इसका रौद्र रूप जो है पूरे बलवासियों को नहीं सभी के लिए एक चिंता का विषय है और डराने का संकेत दे रही है। अभी आप मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये यहीं पर देखिए, जो एक गुटकर के पास जो पुल है उसके सामने ही देखिए एक गड्ढे पड़ चुके हुए हैं। ये हमारे सामने जो है इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं। जो पोल्स हैं वो विद्युत पोलों की हालत क्या है, विद्युत आपूर्ति की हालत इस समय हिमाचल प्रदेश में क्या है, आप देख सकते हैं। मेरे सामने ही आप देख सकते हैं जो पूरे यहाँ के आसपास के लोग हैं वो इस शमशान घाट पर अंतिम संस्कार लोगों का करते हैं। लेकिन शमशान घाट देखो पानी में पूरी तरह से तरोतार है। यहीं से हमारे नया जो नेशनल NH21 बन रहा है, जो शॉर्टकट एक रोड बन रहा है वहाँ पर है और वहाँ पर भी गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है और निर्माण कार्य जो लगा हुआ है उसी से सभी कुछ बाधित होकर यहाँ पर एक बर्बादी का अपना मंजर बयां कर रहा है। मैं गुटकर के पास अभी स्थित हूँ और सुकेती हमारे पीछे बह रही है अपने रौद्र रूप लेकर। गोविंद ठाकुर, मंडी से NDTV के लिए। अभी हम लोग नेशनल हाईवे 21 पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे नेशनल हाईवे का क्या हालचाल है। पिछले 3 दिनों से लगातार होने की वजह से पूरा नेशनल हाईवे पूरी तरह पानी से भरा हुआ है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी पूरी गाड़ियों को यहाँ रोक दिया गया हुआ है और गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पूरा नेशनल हाईवे पानी से जलमग्न हो चुका हुआ है और बारिश की अभी और ज़्यादा संभावनाएं होने की कोशिश की बताई जा रही है कि बारिश और ज़्यादा होगी। वहीं मेरे सामने आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन गाड़ियों को आगे नहीं जाने दे रहा है। पुलिस ने गाड़ियों को रोका हुआ है, वो गाड़ियों को आगे नहीं जाने दे रही है क्योंकि जगह जगह पर नेशनल हाईवे आगे बंद हैं।
ये जो मेरे सामने अभी हैं ये सब्जियों के व्यापारी हैं जिन्होंने जगह जगह से सब्जियां उठानी है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें समझा रहे हैं कि आगे जो है रास्ता पूरी तरह से बंद है और लोगों की आवाजाही के लिए बंद किए जा रहे हैं। कुछ टूरिस्ट भी यहाँ फंसे हुए हैं, जो लोगों की गाड़ियाँ यहाँ बंद है और उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लंबी कतारें गाड़ियों की यहाँ लग चुकी हैं। यहाँ से आगे गाड़ियों को प्रशासन नहीं जाने दे रहा है। वहीं शिमला में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन से जो जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित है। जगह जगह पेड़ गिरने से कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है, कई रास्ते भी बंद हो गए, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिमला के समरहिंद इलाके में लगातार भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ, जिसमें काफी नुकसान हुआ है। एक मंदिर ढह गया है, इस मंदिर में 9 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी इस हादसे में करीब 10 से 15 लोगों को बताया जा रहा है कि जो अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको बचाने की कोशिश जो है वो जारी है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जो टीमें कर रही हैं वो भारी बारिश के बीच में लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। शिमला पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी वीडी शर्मा दे रहे हैं। एक भी बॉडी नहीं निकल पाई अभी, एक जा ही नहीं पा रहे, बार बार स्लाइड आ रहा है ऊपर से। अब बाकी बंदों को पीछे कर रहे हैं। शिमला की बात करें तो शिमला में समरहिल में एक मंदिर ढह गया है, शिव मंदिर। ये रेलवे ट्रैक के आसपास का शिव मंदिर था और यहाँ पर अभी तक जो है जो ताज़ा अपडेट है 7 लोगों के मरने की खबर है। 7 शव निकाले जा चुके हैं और 15 से 20 लोग अभी भी दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और NDRF, ITBP, हिमाचल पुलिस लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। पूरा प्रशासन यहाँ पर है। अभी कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ से निकले हैं घटनास्थल से जायजा लेने के बाद। और साथ ही मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है हादसा अपने आप में दिल जला देने वाला हादसा है। आज सावन का आखिरी सोमवार था, इसलिए इस मंदिर में भीड़ थी और भीड़ के चलते जो है यहाँ पर संख्या काफ़ी हताहत होने की काफ़ी संख्या है। 7 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और अभी भी 15 से 20 लोग दबे होने की आशंका है, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे तो फागली में 2 ढारे ढह गए हैं, जहां पर 10 के करीब लोगों के दबने की आशंका बताई जा रही है। अभी वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो मंडी में भी 10 के करीब लोगों के अलग अलग जगहों पर बादल फटने और दूसरी घटनाओं के बाद हताहत होने की खबर है, मरने की खबर है। और इसके अलावा अगर मैं सोलन की बात करूं तो सोलन के कंडाघाट के मबलीग में जो है 2 मकान ढह गए थे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। और अभी तक जो आंकड़ा है ये 20 से 25 लोग हिमाचल प्रदेश में जो 24 घंटे से पिछले बारिश हो रही है उसके चलते जो है मौत हुई है। और अभी भी जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में बारिश लगातार चल रही है। और जैसा मौसम विभाग की तरफ से पहले ही 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट की बात कही गई थी 13 और 14 अगस्त को, तो वो जो है अभी भी लगातार बारिश चल रही है और इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। चलिए, तो हिमाचल में इस वक्त जो तबाही हो रही है उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है और कितनी समस्या का सामना हिमाचल प्रदेश को करना पड़ रहा है, उस पर बातचीत कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी दी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने कि क्या इस वक्त उनके राज्य में हालात बने हुए हैं। 2-3 दबे होने की संभावना है। कोशिश अभी तक टोटल शिमला के इर्द गिर्द की बाउंड्री से 8 बॉडीज को निकाल लिया गया है। और मेरा ये मानना है कि जो दबे हुए लोग हैं उस दृष्टि से अभी कुछ कह नहीं सकते कि कितने लोगों की और मृत्यु है। कोशिश है कि उनकी जान बचे, हमारा प्रयास ये है। रेस्क्यू ऑपरेशन चले हुए हैं, पूरी मजबूती से कार्य हो रहा है और पूरा प्रशासन यहाँ पर है। तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके
मगर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरवे है, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। सड़कों की भी अभी जायजा हम पूरा ले रहे हैं। पूरे प्रदेश में बड़ा इफेक्ट हुआ है, मंडी में हुआ है, कुल्लू मनाली में हुआ है, पर खास करके शिमला जिला में बहुत नुकसान हुआ है, तो उसकी भी हम पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और जल्द उस पर भी रेस्टोरेशन वर्क जो है शुरू कर देंगे। आपको खबर अब हिमाचल के नाहन की तस्वीरें कुछ दिखाते हैं, जहां पर बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस गया है। जगह जगह पर पेड़ टूट गए हैं। जहां पानी निकला वहां पर अब कीचड़ बुरी तरीके से फैल गया है। कीचड़ में कई गाड़ियां भी फंसी इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रही हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। मौसम का कहर किस तरीके से और जगहों पर भी हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी इस वक्त बरस रहा है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। चमोली जिले में बीते रात को तेज बारिश की वजह से कई जगह पर जल भराव हो गया और लोगों के घरों में पानी भर गया। एहतियातन आज और कल यहां पे चार धाम जो यात्रा है वो रोक दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा रोकी गई है। उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, पौड़ी और चंपावत, नैनीताल और साथ ही साथ उधम सिंह नगर जिले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार समेत कई दूसरे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई है। अम्बाड़ा में भी काफी नुकसान हो रखा है, तो ये कुछ दुकानों के अंदर पानी गया। और वहीं देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में दून डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग भरभरा कर गिर गई। पिछले 24 घंटों से लगातार यहां पर बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से सांग नदी जो है और बांदल नदी जो देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में बहती है उसमें उफान पर बह रही थी। यहीं पर डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग भी बांदल नदी के बहाव में गिर गई। देखिए, सड़कों की अगर बात करें तो फिलहाल अभी 150 से ज्यादा सड़कें भारी बारिश की वजह से बंद है। पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। देहरादून के आसपास, क्योंकि देहरादून राजधानी, उसके आसपास जो तमाम क्षेत्र है मालदेवता का, उसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों के रिजॉर्ट्स में पानी घुस गया है। जो सौंग नदी और बांदल नदी है उसकी वजह से काफी आसपास के जो घर है वो क्षतिग्रस्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक निजी कॉलेज था वो बांदल नदी उसमें भरभरा कर गिर चुका है। और इसके अलावा चमोली में भी बादल फटने की खबर है, उसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल अभी लोगों के कितने मिसिंग है या लोगों को कितना नुकसान हुआ है वो अभी आकलन किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त पूरे क्षेत्र में काफी बड़ा नुकसान हुआ है। चाहे वो गंगा, अलकनंदा, भागीरथी या फिर और जो तमाम नदियां हैं वो सभी उफान पर है। मौसम विभाग ने 14 तारीख तक का रेड अलर्ट जारी किया था और इसके अलावा 16 तारीख तक का भी ऑरेंज अलर्ट है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई थी और वो लगातार बारिश हो रही है। बारिश की स्थिति की बात करें तो पिछले 24 घंटे से उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इस वक्त मैं देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में हूं, जहां पर इस वक्त जेसीबी है एक जो रास्ता साफ करे, क्योंकि ऊपर बड़ी तादाद में मलबा आया है जिससे काफी नुकसान हुआ है। पूरा रोड ब्लॉक हो गया है। यहाँ से धनौल्टी या टिहरी इसका साइन बोर्ड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो काफी परेशान है। ये स्थानीय लोग हैं, लगातार इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब रास्ता खुले और वो यहाँ से आए। आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। इसके अलावा दूसरी और बात है कि मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए थे और कहा है कि जहां पर भी सड़कें बंद है तुरंत मशीनें भेजी जाए, जेसीबी मशीनें भेजी जाए, उनको खोला जाए। जहां पर लोगों को दिक्कत हो रही है वहां पर जो रेस्क्यू टीम है वो तुरंत पहुंचे। तो ये पूरा इलाका जो है और पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो लगातार इस वक्त बारिश भी हो रही है और इससे रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही है, सड़कें खोलने में दिक्कतें आ रही है। देहरादून के आसपास नदी की बात करें तो इस ठीक मेरे जो पिछले साइड में ये सौंग नदी है, काफी उफान पर है।
अभी जिस तरीके से कई रिजॉर्ट थे वो भी पानी में डूब चुके हैं। फिलहाल वहां से लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और पूरी तरह से जो इलाके को क्लियर किया जा रहा है, सड़कें खोली जा रही है और लगातार जो रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंच रही है। वहीं देहरादून के जो कुछ इलाके हैं वहां पर भारी बारिश की वजह से जो नदी है वहां पर वो सारी उफान पर बह रही हैं। यहाँ के जो रिजर्व हैं वहां पर रिजॉर्ट जितने भी हैं वहां पर भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से इस इलाके में काफी नुकसान हुआ है। रिहायशी इलाकों में अभी भी घुटनों तक पानी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब बताते हैं आपको रुद्रप्रयाग में क्या हो रहा है। भूस्खलन की वजह से केदारनाथ धाम का जो रास्ता है वो फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये है केदारनाथ की मेन रोड। तो ये कल रात यहाँ बादल फटा है, बड़ी लिंचोली है, तो आप देख सकते हैं कितना नुकसान हो रखा है। तकरीबन इस रास्ते पे और पूरा नीचे तक कह रहे हैं कि रामबाड़ा में भी काफी नुकसान हो रखा है। तो ये कुछ दुकानों के अंदर वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहां पर लगातार भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। कुछ जगह पर भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा गाड़ियां और घरों को काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये चमोली जिले में भारी बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है उसकी गवाही दे रही है। सीधे आपको किशोर, हमारे जो सहयोगी हैं इस वक्त देहरादून से जुड़ रहे हैं, उनके पास लिए चलते हैं। किशोर, क्या आकलन है, क्योंकि अभी जो आफत है वो खत्म हुई नहीं है, अभी भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अभी क्या आकलन है मौसम विभाग का और सरकार का और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, बारिश की बात से थोड़ी शांति है या फिर इस बात से राहत है कि बारिश अभी फिलहाल नहीं हो रही है और मौसम अभी क्लियर हो चुका है। लेकिन जो मौसम विभाग का जो अलर्ट है वो 16 अगस्त तक का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। इसमें ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है, खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र है। उसके अलावा अगर पूरे उत्तराखंड में 14 तारीख तक के रेड अलर्ट की बात करें तो उससे काफी नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़कों का नुकसान हो या लोगों के घरों में पानी घुसने का नुकसान हो। कई पुल भी डैमेज हुए हैं। उनको कनेक्टिंग जो रास्ते हैं उनको बनाया जा रहा है ताकि लोगों का जो रास्ता है वो ब्लॉक ना हो। फिलहाल अगर रास्तों की बात करें तो करीबन 150 से ज्यादा सड़कें फिलहाल भारी बारिश के चलते मलबा आने का यानी पत्थर आने के चट्टानों के कारण फिलहाल बंद है। इसके अलावा कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें चमोली में बादल फटा है, उसमें एक व्यक्ति लापता है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग की बात करें तो जहां पे लिंचौली है जो पैदल मार्ग है वहां पर एक नेपाली मजदूर था वो बह चुका है, उसकी भी तलाश जारी की गई है। इसके अलावा कई ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी जो धीरे धीरे आंकड़े सामने आ रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मिसिंग है। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल अभी बारिश थमी है, उससे रेस्क्यू ऑपरेशन और जो मदद है वो लगातार तेजी से पहुंचाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अभी फिलहाल बारिश रुकी है लेकिन हालात जो हैं वो अभी भी गंभीर बने हुए हैं। अब राहत और बचाव पर ध्यान दिया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और छोटा सा एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ रुख करेंगे। रणदीप सुरजेवाला के उस बयान की बात करेंगे जिससे बीजेपी के समर्थक काफी नाराज हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया जो अब जबरदस्त विवाद का केंद्र बन गया है। हरियाणा के कैथल में एक भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्होंने उन लोगों को शाप तक दे डाला। हालांकि बाद में उन्होंने इस बयान की पर सफाई दी, लेकिन अब इसकी आलोचना हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। सुरजेवाला ने बाद में अपने बयान पर सफाई भी दी। तब तक उनके शब्दों के जो बाण छोड़े गए थे उसका असर काफी दूर तक हो गया था।
सुरजेवाला ने इसमें कहा कि जो भरा करण से जिनको जन जन से प्यार नहीं, शासक नहीं, वह असुर हैं, जिसे किसान मजदूर अबला युवा से प्यार नहीं। मतलब सफाई तो इसे क्या कही है, उन्होंने अभी भी अपनी बात पर टिके रहते हुए उन्होंने कहा है कि जो जनता के काम नहीं करता है वो असुर ही होता है, ऐसे राजा की उन्होंने बात कही है। ये ट्वीट बहुत लंबा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से हरियाणा सरकार लोगों की जो मदद है वो नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कौन क्या कह रहा है उनकी मजबूरी है, ठीक है। वो एक ऐसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जिनका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, पर उसके बाद दे आर गोइंग फ्रॉम लॉसेस इनटू इररिलेवेंस। और मुझे लगता है ऐसी बेहुदा बातें करने से उन्होंने ये, इससे जाहिर होता है कि उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि वो विपक्ष में परमानेंट बेसिस में रहेंगे। चलिए बात करते हैं बिहार में जातीय गणना के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी उसके बारे में। इस पे फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई भी अभी टाल दी है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होनी है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना सुने हम कोई आदेश नहीं दे सकते। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाओं भी 18 अगस्त को लिस्टेड है, इसलिए सभी को एक साथ सुना जाएगा। वहीं पंजाब में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आज पंजाब सरकार की तरफ से 76 नए आम आदमी क्लिनिक शुरू किए गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो धुरी में इस क्लिनिक का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में गांवों में 403 और शहरों में 180 जो आम आदमी क्लिनिक हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब ये 44 लाख से ज्यादा लोगों को इसका लाभ हुआ है, जबकि 20 लाख से अधिक लोगों को मुफ्त मेडिकल टेस्ट की सुविधा मिली है। इन क्लिनिकों में 38 तरह के टेस्ट किए जाते हैं और 80 तरह की दवाएं लोगों को दी जाती हैं। इन क्लिनिकों पर अब तक 30 करोड़ रुपए से अधिक की दवा जो है वो दी जा चुकी है। हर बात के लिए सरकारी अस्पताल में जाते थे तो डॉक्टरों पर बर्डन रहता था। अब वहां पे जहां 100 मरीज आता था वहां 60 मरीज जा रहे हैं, तो वहां के जो डॉक्टर हैं उनको भी टाइम मिल रहा है एक मरीज को अच्छे तरीके से चेक करने का। पहले डॉक्टरों पर भी बर्डन रहता था। तो हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार और व्यापार और खेती, ये हमारे 5 जो है प्रायोरिटीज हैं। हमने वादा किया, गारंटी दी, नॉट ओनली वादा, गारंटी दी कि हम सेहत में, शिक्षा में काम करेंगे और कर रहे हैं। कल स्वतंत्रता दिवस है, उसके देखते हुए दिल्ली में लाल किले और पूरे शहर में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए। आंतरिक सुरक्षा की कमान एनएसजी को दी गई है। लाल किले के आसपास उन्होंने वहां पर पूरी सुरक्षा की कमान संभाली है। लाल किले में एनएसजी कमांडोज की तैनाती रहेगी। कल से ही लाल किले के आसपास के इलाकों में अगर देखा जाए तो भारी पुलिस की बंदोबस्त है। छावनी में बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है पूरे इलाके को। लाल किले के सभी दरवाजों पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। कल यानी कि 15 अगस्त को लाल किले पर उसके आसपास के रास्ते में 10 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। जो लाल किले की सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। आप देखें कि सामने ये जो सामने कैमरे लगे हुए हैं ये FRS सिस्टम है, यानी कि चेहरे पहचानने वाले कैमरे। दरअसल ये कैमरे एक खास तरह के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होते हैं और उस सॉफ्टवेयर में 50,000 से ज़्यादा अपराधियों और आतंकवादियों के जो फोटो हैं वो फीड होते हैं और जैसे ही कोई संदिग्ध चेहरा इसमें आता है तुरंत जो है उसका अलर्ट मिलता है। तो ये खास कैमरे लगा दिए गए हैं
करीब 300 सीसीटीवी कैमरे लाल किले के अंदर और उसके आसपास प्रधानमंत्री के रूट पर लगाए गए हैं, जिनका जो कनेक्शन है वो लाल किले के अंदर बने कंट्रोल रूम में है और वहां पर सभी 300 सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड आ रही है। इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है, ड्रोन से हमला ना हो उसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए गए हैं। एनएसजी की टीमें यहाँ पर रहेंगी 7 लोकेशन पर और 15 लोकेशन पर उनके स्नाइपर तैनात रहेंगे। इसके साथ ही लाल किले के आसपास जो ऊंची इमारतें हैं वहाँ पर 270 रूफटॉप बनाए गए हैं, जिन पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो लाल और सफ़ेद रंग का झंडा लेकर तैनात होंगे। लाल झंडा यानी खतरे की निशानी और सफ़ेद झंडा यानी शांति का प्रतीक। तो जैसा माहौल होगा उस हिसाब से पुलिसकर्मी झंडे को लहराएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का जो रूट है वहाँ पर तमाम सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और लाल किले के आसपास करीब 9 किलोमीटर का दायरा जो है उस पर दिल्ली पुलिस की खास निगरानी है। यहाँ पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान, एनएसजी और एसपीजी रहेगी। इसके अलावा जो पूरा इलाका है ये नो फ्लाई जोन होगा। समारोह के दौरान जो पतंगे हैं वो ना उड़ पाएँ उसके लिए जो काइट कैचर हैं वो भी तैनात होंगे। तो इस तरह से लाल किले की सुरक्षा जो है वो अभूतपूर्व की जा रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुसलिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।